हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर गेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करके लाइव दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारी बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, जिसमें से किसी एक कॉपी को मैं चेक करने वाला हूँ और मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। अगर आज के इस वीडियो पे आपने क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो। अगर आप 10th या 12th में हो, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान, क्योंकि ये जो वीडियो है 10th 12th दोनों के लिए है। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की लाइव कॉपी चेक करने वाला हूँ। देखो, बोर्ड एग्जाम में ना क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, मैटर करती है कि आपने लिखा कितना है। ठीक है, उसकी क्वालिटी मैटर करती है कि क्वालिटी कैसी है। तो लाइव आपके सामने मैं एग्जाम की कॉपी चेक करके, जैसे कि आप जानते हो मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, और आज आपके सामने एक बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करके बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको गलती। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं 70 नंबर में 70 नंबर करके आया था, 100 नंबर में 100 नंबर करके आया था, बट मुझे मिलता कितना है 80 नंबर, 85 नंबर, 70 या 75 नंबर मिलता है। तो हमारे जो 20 से 25 नंबर करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं। आज की इस वीडियो को अगर आप मिस कर दोगे तो आप दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि हमारे जो नंबर करते हैं वो कहाँ पे करते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं खुद एग्जामिनर हूं, और जब मैं हम लोग कॉपी चेक करते तो एक जगह बैठकर यही डिस्कस करते। प्रत्येक एग्जामिनर से मैंने बात की जो स्कूल की कॉपी चेक करते, जो फाइनल एग्जाम की, जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते, उनसे भी डिस्कस किया कि भाई उनकी विचारधारा क्या है, वो क्या चीजें देखकर नंबर को काटते। मैंने कहा कि अगर किसी बच्चे की हैंड राइटिंग पुअर है तो क्या उसकी नंबर कट जाएंगे, क्या चीजें देखी जाती है। तो वो बोले कि हैंड राइटिंग पे एक भी नंबर नहीं कटता। तो मैंने यही सवाल खड़ा किया, भाई आप लोग नंबर कहाँ पे काटते हैं। ठीक है, और मैं भी जो कॉपी आपको दिखाऊंगा, अगर इस तरह से कॉपी अगर आपने लिख दिया तो एग्जामिनर चाहे जिस क्वालिटी का हो, ठीक है, चाहे जिस विचारधारा का हो, अगर एग्जामिनर के पास ऐसे लिखी कॉपी जाएगी तो वो 100 में 100 नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा और आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। बट आपको ये लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो आइए, यहाँ पे हमने प्रश्न पत्र भी ले रखा है और यहाँ पे कई सारे कॉपी, जिसमें से एक कॉपी मैं चेक करके दिखाऊंगा कि आपको क्या चीजें की है और इसमें क्या मिस्टेक आपको नहीं करना और लिखने का सबसे सही तरीका क्या होता है, इस चीज को हम देखेंगे। तो आइए हम कॉपी चेक करके आपको एक एक चीजों को दिखाते हैं। यहाँ पे हम इस प्रश्न पत्र से पूरे कॉपी को चेक करने वाली। यहाँ पे देख सकते हो ये प्रश्न पत्र है और इसका जो बहुविकल्पी है ये तो चेक हो चुका है इससे कंप्यूटर से। और यहाँ से शुरू होता है खंड ब, जहाँ से बच्चे ने इसको आंसर शीट को लिखा है। अब इसमें आता है खंड ब, जो कि वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न आपका आता है। तो इसको लिखने का सही तरीका क्या है, देखो यहाँ पे कॉपी में कैसे लिखा गया। इसको इस तरफ हम कॉपी पलटते हैं और यहाँ पे देख सकते हो बच्चे ने कॉपी की शुरुआत कैसे किया है। सबसे फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो खंड ब डाला गया है एंड यहाँ पे डाला गया है वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, और यहाँ पे देखो इस जो गद्यांश है, ये जो गद्यांश दिया गया था, इस गद्यांश का शुरुआत के 1 से 2 अक्षर और लास्ट का 1 से 2 अक्षर लिखा गया यहाँ पे। इससे एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि इसमें 2 गद्यांश आता है, तो मुझे ये पता चल जाए कि बच्चे ने इस गद्यांश को हल किया है। ठीक है, अब इस गद्यांश को हल किया है तो हम यहाँ पे सबसे पहले गद्य डाला है, अश्वारोही पास डैश डैश जाती हूँ। इसके बाद इसमें पहले नंबर पे क्या दे रखा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, जिसके 2 नंबर के लिए था। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए था। यहाँ पे संदर्भ जो था वो पहले नंबर पे था, यहाँ पे 2 नंबर के लिए था। तो यहाँ पे लिखा कैसे गया, देखो पहले नंबर पे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता को ब्लैक पेन से और हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, काफी गुड लिखा गया है और यहाँ पे इस बच्चे को इसके लिए 2 नंबर मिल गया। ठीक है, एंड इसके बाद देता है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या दूसरे नंबर पे है और यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक की उसको व्याख्या करना था। ठीक है, देखो कैसे किया गया है, दूसरा नंबर डालकर रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ पे बच्चे ने बिंदी भूल गया, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसके बाद क्या किया गया, अंडरलाइन कर यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि, ठीक है, ममता कहती है कि जाते समय सुना था कि वो अपने आदमी को घर बनाने की आज्ञा दे चुका है। मुझे अपने झोपड़ी से बहुत प्यार था, मैं आजीवन इसकी गिरा देने से डरी थी। शायद भगवान ने मेरी सुन ली, इसलिए मैं स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर रही हूँ। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ या महल बनाओ। ये भी गुड लिखा गया है। इसके लिए भी इस बच्चे को कितना मिला, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर इसके लिए भी मिल गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें देता है, तीसरे नंबर पे है कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। झोपड़ी खोदे जाने के डर से वो आजीवन भयभीत थी। तो इसका आंसर देखिए कहाँ पे लिखा गया। इस पेज को हम पलटते हैं और यहाँ पे देखिए इसका आंसर लिखा गया। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे
देखो यहाँ पे लिखा गया है तीसरा नंबर डालकर, झोपड़ी खोदे जाने के डर से ममता आजीवन भयभीत थी। अब यहाँ पर इसको भी इसका पूरा लिखा गया, तो इस पे तो नंबर कट ही नहीं सकते, इसका भी पूरा पूरा 2 नंबर मिल गया। ये किसी भी विचारधारा के एग्जामिनर के पास अगर ये कॉपी जाती तो पूरा पूरा नंबर लुटाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो, अगर ये अथवा वाला नहीं किया, पहला ही किया तो ये पहला ही किया। अगर आप अथवा करते भी हो तो अथवा थोड़ा सा लिख दिया करो। एंड इसके बाद यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट, आपका आ जाता है पद्यांश। ठीक है, 22 नंबर पे है पद्यांश। ये है अभिगत गति कछु कहत न आवे, ये भी 6 नंबर का है। और देखो बच्चे ने कैसे इसको लिखा है, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इन्होंने पद्यांश उत्तर डाला, काफी अच्छा है। ये गद्यांश में भी करना चाहिए था, ठीक है, तो और भी इसकी शोभा बढ़ जाती थी। ये गद्यांश में नहीं किया लेकिन पद्यांश में किया है बच्चे ने। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 22 डाला गया है। अब यहाँ पे पद है कि अभिगत गति डैश डैश पद गावे, ये शुरू के 1 से 2 अक्षर डाला गया है, यानी शुरुआत इसका अभिगत गति था, ठीक है, और लास्ट पद गावे इसको लिखा गया है। बहुत अच्छा गुड तरीका है। पद किया जा रहा तो पद हेडिंग है यहाँ पे, और गद्य किया जा रहा था उसमें तो गद्य था। संदर्भ है पहले नंबर पे, इसमें क्या है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखे, इसके लिए 2 नंबर मिलेगा बच्चे को। तो यहाँ पे क्या किया है कि देखो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पे पद्यांश को ब्लैक किया, ये भी देखने में अच्छा, ये नया किया है, ये भी बहुत सही किया है, ठीक है। पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित, शीर्षक पद के सूर सागर से लिया गया, यानी कि जो इसका पद शीर्षक है वो पद शीर्षक से लिया गया है, पद शीर्षक के सूर सागर से लिया गया। ये भी देखो लिखा गया सूर सागर के पद से लिया गया, तो इन्होंने लिखा पद के सूर सागर से लिया गया है। और इसके रचयिता कवि सूरदास जी हैं। अब देखो यहाँ पे इसकी रचयिता ये पुराने कवि हैं, ठीक है, तो इनको रचयिता लिखोगे तो भी चलेगा। और जो नए है जैसे सुमित्रा नंदन पंत हो गया, महादेवी वर्मा हो गया, महादेवी वर्मा के लिए कवित्री लिखना है। और आपके जो पुराने कवि जैसे कबीर दास हो गए, सूरदास हो गए, इनके लिए क्या लिखा जाता है, रचयिता, ठीक है। कभी भी लिख सकते हो, यहाँ पे दोनों लिखा गया, ये भी अच्छी बात है। सूरदास जी, इनको ब्लैक पेन से, इसके शीर्षक को ब्लैक पेन से, हिंदी को ब्लैक पेन से, इन्वर्टेड काओ में, ये भी अच्छा है, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट, इसमें देता है क्या देता है, देखो यहाँ पे ब नंबर पे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे बच्चे ने देखो, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, यहाँ पे अ ब है, तो यह आपको क्या करना है, ये डालना है, ठीक है। इसको मिस्टेक करोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये चीजें डालनी है, ठीक है। अ ब रेखांकित अंश की व्याख्या, तो इसका तो पूरा का पूरा यहाँ पे 2 नंबर मिल गया। और यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं। अब देखो उसमें लेखक लिखा था और यहाँ पे कवि है, ठीक है। कवि कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की सत्ता ज्ञात है, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर प्राप्त करता है, उसे फल का रस तो मिलता है और उससे परम संतोष भी मिलता है, किंतु वाणी से व्यक्त नहीं कर सकती। ये भी जो लिखा गया बिल्कुल गुड लिखा गया है, ठीक है। पूरी कॉपी पढ़कर चेक हो रही है। अब इसके बाद यहाँ पे देता है क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे किया गया है, ये क्वेश्चन को यहाँ पे किया गया है, ये देख सकते हो आप कि प्रस्तुत पंक्तियों में रस पूछा है तो भक्ति रस का प्रयोग हुआ है, तो आंसर इसमें तो 1 भी नंबर नहीं कट सकता है, तो ये चेक हुआ और यहाँ पे इसका 2 नंबर मिल गया, यानी 6 नंबर इसमें भी इसका मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है आपका, ये देखो, ये संस्कृत का गद्यांश है। यहाँ पे देखोगे तो ये तो आप इसको करो या तो इसको। अब यहाँ पे 23 नंबर है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर संदर्भ लिखने का, 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने के, यहाँ से 5 नंबर आपको मिलने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे संस्कृत गद्यांश बहुत अच्छा किया गया है। ये प्रश्नोत्तर संख्या 23 डाला गया है, ये चीजों इसके नीचे अंडरलाइन किया गया है। संस्कृत गद्य किया गया, तो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे संस्कृत गद्य लिखा गया है, ये बहुत अच्छी है। ऐसा नगरी डैश डैश कारितः। अब यहाँ पे संदर्भ है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से कि संस्कृत खंड में, ये चीजें देखो, संस्कृत खंड में, संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, ये भी बहुत गुड लिखा गया है, इसका भी पूरा पूरा 2 नंबर, ठीक है। हिंदी में अनुवाद इसको आपको पढ़ लेना है, ये भी सही लिखा है। संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारासिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था, वो उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया, ये भी गुड लिखा गया, इसका भी 2 नंबर आपको मिल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है आपका पद्यांश संस्कृत का, ठीक है। ये इस पार है, देखो ये पद्यांश दिया गया है, क्या कैसे है। पद्यांश में है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ठीक है। 2 नंबर इसका संदर्भ लिखने का मिलता है एंड 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का, 5 नंबर टोटल यहाँ से मिलना है इनको।
देखो लिखा कैसे गया है। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे डाला गया है प्रश्नोत्तर संख्या 24। अगर यहाँ पे संस्कृत पद्यांश लिख देते तो काफी अच्छा रहता। ठीक है, ऊपर ये मिस्टेक है थोड़ा सा, नहीं भी तो पूरा नंबर इनको मिलेगा। श्लोक यहाँ पे लिखा गया है, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो श्लोक संकेत दिया गया है सर्वे भवन्तु, शुरुआत की 1 से 2 अक्षर, लास्ट के अक्षर भवेत्। यहाँ पे संदर्भ डाला गया है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, ये श्लोक है तो यहाँ पे श्लोक लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है? श्लोक लिखा गया है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में, ठीक है, यहाँ पे है संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। ये भी गुड तरीका है लिखने का, इसका भी इसको 2 नंबर मिल गया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसको ब्लैक पेन से लिखा, इसके शीर्षक को ब्लैक पेन से लिखा और श्लोक को भी ब्लैक से हाईलाइट किया है ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये श्लोक है। हिंदी अनुवाद कि सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, कोई भी दुखी ना हो, ये भी सही है। तो इसका भी इनको 2 नंबर मिल गया। ठीक है, अब देखो आप में क्या आता है, ये आता है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन आता है, 3 नंबर में आता है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे ने ज्योति जवाहर खंड काव्य किया है। ठीक है, ये इसकी डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 25 ज्योति जवाहर खंड काव्य लिखा गया है। अब यहाँ पे देखो क्या किया गया है। ज्योति जवाहर के खंड काव्य नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नेहरू जी को खंड काव्य में युगावतार लोकानायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ये भी सही है। हेडिंग सर्वोपरि लोकनायक, ये भी सही है, हेडिंग भी अच्छी तरीके से डाला गया है। और यहाँ पे क्या किया गया है, देखो एक चीज यहाँ पे पलटते हैं, ये भी विश्व शांति के पक्षपोषक, ये भी सही है। ठीक है, नवराष्ट्र के निर्माता, ये भी सही है, ये भी। तो इस बच्चे को यहाँ पर भी पूरे के पूरे 3 नंबर मिले हैं। ठीक है, कितने नंबर मिल गए? 3 नंबर मिल गए। भाई बिल्कुल सही किया है, जितना 3 नंबर का था वर्ड लिमिट का ध्यान देते हुए अच्छे तरीके से अच्छी हैंडराइटिंग में किया है। ये तो एंड हो गया, 3 नंबर यहाँ पे भी मिल गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो आप क्या है, 26 नंबर आता है। इसके बाद 26 नंबर में है क नंबर, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। इसमें है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, किसी एक का लिखना है। देखिए बच्चे ने किसका लिखा है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो लेखक परिचय लिखा है, ये गुड तरीका है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 26 है। हाँ, लेकिन 26 में क कर रहा है बच्चे ने, तो यहाँ पे क लिखा है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हम लोग को बार बार फ्रंट वाली पेज पे चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो जयशंकर प्रसाद, इनकी टाइटल डाली गई। जिसका भी आप जीवन परिचय लिखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी टाइटल लिखो। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय लिखने का तरीका देखो कितना बेस्ट है। जन्म सही है, देखो सबसे एग्जामिनर यही चीज, पढ़ने का समय नहीं होता, जन्म देखेगा। ठीक है, नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु, ये सब कुछ सही लिखा गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, यहां से केवल इनको 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो जीवन परिचय आता है वो 3 + 2 यानी 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का एंड 2 नंबर इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने का। तो हम देखते हैं 3 नंबर तो इनका यहाँ पे श्योर है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखते हैं कि 2 नंबर के लिए उन्होंने क्या किया है। भाई यहाँ पे इन्होंने जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं लिखा हुआ है। ठीक है, महाकाव्य, ये तो और भी अच्छा तरीका भाई। नाटक और उपन्यास, कंकाल, तितली, रावती, ये पूरा का पूरा सही तरीका को फॉलो किया है। लग रहा है ये हमारी वीडियो देखकर गया है, इसलिए इन्होंने पूरी की पूरी कॉपी सही से लिखी है। ठीक है, क्योंकि हमारी कॉपी लिखने की एक वीडियो दिखाई गई है, 44 लाख लोगों ने देखा है, तो जरूर वो बच्चा कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखा होगा और उसकी कॉपी हमारे पास ही आ गई, तो कहीं ना कहीं उसको एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ये कॉपी जिस भी टाइप के एग्जामिनर के पास जाएगी वो एक भी नंबर इसका नहीं काट सकता है, क्योंकि लिखने के तरीका जो है बहुत गजब के और कमाल के। अगर आप भी ऐसा लिखते हो तो आपके भी एक भी नंबर नहीं कटेगा, चाहे वो जिस भी विचारधारा का एग्जामिनर, एक भी नंबर आपका नहीं काट सकता। एंड इसके बाद यहाँ पे आता है ख नंबर, जो कि 26 का ख है। देता है कि निम्नलिखित कवियों से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी प्रमुख रचना का नाम लिखिए। यहाँ पे तुलसीदास, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। इसके लिए भी 3 + 2 है, यानी 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का, 2 नंबर प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने का। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कवि परिचय डाला गया, बहुत अच्छा लगा देखने में। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, ये इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास का ये टाइटल लिखा गया है और यहाँ पे इनके जन्म को देखो सही लिखा गया है, इनके पिताजी के नाम को, माता जी के नाम को, इनकी यहाँ पे संक्षिप्त परिचय हमने पढ़ लिया,
सब कुछ सही है, ठीक है। इनके पत्नी के नाम भी सही है। तो यहाँ से तो 3 नंबर इनके मिल गए, ठीक है। ये यहाँ से 3 नंबर मिल गए। एंड इधर देखेंगे कि क्या फॉलो किया गया है। यहाँ पे देखो कि बीता इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी काशी के 80 घाट पर हुई थी। ये भी सही, महत्वपूर्ण रचना है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, ये भी सही है, बिल्कुल गुड तरीका। इसका भी इस बच्चे को पूरा का पूरा 5 नंबर। कौन टीचर काटेगा नंबर, आप बताओ। अब यहाँ पे है प्रश्नोत्तर संख्या 27 में, देखिए क्या आता है। देखो यहाँ पे 27 में है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। ये 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, 2 नंबर का। अब यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 27 श्लोक, इसका तो एक भी नंबर कोई नहीं काट सकता किसी एंगल से। श्लोक, बंधन मरणम वापी जो वापी पराजय, उभ्यत समो वीर वीर भावो ही वीरता। हमने बताया था हम हर को, अब ये जब बताते आपको तो यही बताते कि 2 आप एक याद करो, ठीक है। 2 ठो याद करो, एक तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, एक ठो सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। एक इसको तैयार करो, एक अगर आ जाता तो एक आप लिख लोगे। ये तो यहाँ से पूरा पूरा 2 नंबर। अब देखो बच्चे ने यहाँ पे क्या किया कि इस पूरे कॉपी को यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि इसको अब क्या करना है, इसको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो प्रार्थना पत्र जब भी लिखेंगे हम तो नए पेज से कि अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर भी समाप्त हो जाता ना तो हम इसके नीचे से प्रार्थना पत्र नहीं लिखते। हम प्रार्थना पत्र जब भी लिखेंगे, निबंध जब भी लिखेंगे, जीवन परिचय जब भी लिखेंगे तो नए पेज से शुरू करेंगे। यहाँ पर इस बच्चे को आपने सभी कॉपी देखा कि नए पेज से शुरू किया गया। तो यहाँ पे सादा था तो बच्चा चाहता तो यहाँ पे लिख लेता, लेकिन ये रूल ही नहीं है, ठीक है। रूल क्या है कि जब भी आप निबंध को शुरुआत करो चाहे प्रार्थना पद का, तो नेक्स्ट पेज से शुरू करो। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। देखो पत्र लेखन डाला गया है और यहाँ पे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जो पूरा कुछ लिखा गया है। विषय सबसे इंपॉर्टेंट है तो इसको बच्चे ने ध्यान दिया है, बीमारी के कारण अवकाश लेने तो। यहाँ पे महोदय है, ठीक है। लिखने का सही तरीका है धन्यवाद। और यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य, देखो नाम नहीं लिखा गया, ऐसे आपको भी नहीं लिखना है, कक्षा 10वीं। ये चीज़ है। तो इसमें ये बच्चे का आता है 4 नंबर का, तो पूरा का पूरा इसको 4 नंबर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सही तरीका लिखा। भाई नंबर कहाँ पे काट सकते हो, 4 नंबर पूरा पूरा मिला। इसके बाद एक और आता है, आप इसको भी लिख सकते हो, तो बच्चे ने इसको ही लिखा है। अब यहाँ पे आता है 29 नंबर। 29 नंबर 2 नंबर का आता है। इसमें 4 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। तो 29 जब बच्चे ने किया तो प्रश्नोत्तर संख्या 29 डाला। अब यहाँ पे देखो दूसरे नंबर का किया है तो बच्चे ने दूसरा डाला, ये नहीं कि पहला डाल दे। दूसरा नंबर किया बीरह केन पूज्य, तो बीरह बिरेड़ पूज्य, सही है भाई, 1 नंबर इसका भी इसको मिल गया। एंड दूसरा कौन सा किया है, चौथा किया। ऐसे हमको भी देखने में आसानी है कि भाई चौथा किया, तो चौथा देखेंगे क्या क्वेश्चन है। विद्या केन वर्धते, विद्याभ्यासेन वर्धते, ये भी करेक्ट है। 1 नंबर यहाँ पे कौन नंबर काटेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका 2 नंबर मिल गया पूरा पूरा। एंड इसके बाद आता है ये चीज़ें, ठीक है। 30 नंबर, 30 नंबर में है 7 नंबर का ये 30वां क्वेश्चन है। दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, राष्ट्रीय एकता का महत्व, बाढ़ का विनाशकारी दृश्य, पर्यावरण प्रदूषण, समस्याओं समाधान। तो बच्चे ने देखिए किसका लिखा है, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है निबंध लेखन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऊपर निबंध लेखन। प्रश्नोत्तर संख्या 30 है तो 30 पर्यावरण प्रदूषण पे लिखा है, ठीक है। बच्चे ने पर्यावरण प्रदूषण पे लिखा है। यहाँ सबसे पहले रूपरेखा डाला गया है, जिसमें प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, यानी प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है, प्रदूषण को रोकने का उपाय, उपसंहार, लास्ट हेडिंग। बहुत बेस्ट तरीका है और हमको ये पता चला कि इस हेडिंग के अंतर्गत इसने पूरे के पूरे को कवर किया है। अब यहाँ पे देखो प्रदूषण का अर्थ को ब्लैक पेन से अगर कोई कोटेशन आप जानते हो तो एक कोटेशन पहले लिख दो, ये 4 चांद इसमें लगा देती है, ठीक। हिंदी इंग्लिश दोनों में चलता है। अब यहाँ पे प्रदूषण के अर्थ को लिखा गया तो ब्लैक पेन से और हाईलाइटर का यूज किया गया। आप भी यूज करते हो हाईलाइटर का, ठीक है। ऐसा हाईलाइटर लेना कि दोनों तरफ छपे ना। काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ प्रदूषण के प्रकार हेडिंग है, ये भी अच्छा लगा। एंड इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज पे है वायु प्रदूषण, ये भी सही है, ठीक है। जल प्रदूषण, यहाँ पे जल ही जीवन है, ये लिखा गया, काफ़ी अच्छा है देखने में। ब्लैक पेन से इन्वर्टेड काओ में, ये भी अच्छा है, ठीक है। इससे कौन सी बीमारी था, इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखा गया है। ब्लैक ब्लू का पेन यूज करते रहो आप, ठीक है। और यहाँ पे है ध्वनि प्रदूषण, तो देखो ध्वनि प्रदूषण की भी अच्छी तरीके से लिखा गया है। कुछ एग्जाम्पल जो लिखे गए उन्हें ब्लैक पेन से लिखा गया है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसके बाद रासायनिक प्रदूषण है, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रदूषण के कारण भी लिखा गया है, ये भी अच्छा तरीके से लिखा गया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे है ये चीज़ें देखो,
दूसरा कारण विज्ञान है, ये भी अच्छा लिखा गया, उसी में का शेष है। प्रदूषण के रोकने का उपाय, ये भी अच्छी तरीके से लिखा गया। लास्ट रीडिंग उपसंहार, ये भी सही तरीके से लिखा गया। यानी इस बच्चे को पूरा का पूरा यहाँ पे 7 मार्क्स मिल गए, एक भी नंबर इस बच्चे का नहीं कटा। अगर आप भी कॉपी ऐसे लिख कर आओगे तो आपका 100 में 100, 70 में 70 पूरा नंबर मिलेगा, यानी एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो इस तरह से आपको पूरी कॉपी लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया। ये कॉपी जिस भी टाइप के एग्जामिनर के पास जाएगी वो एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा, चाहे वो जिस स्वभाव का हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।